तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, है ना। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने पहले भी आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन आपस में कंपीट करती हैं, यानी दोनों के बीच में कंपटीशन रह रहा है। दैट मींस एलिमिनेशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्किल हैलाइड भी देते हैं। क्यों? एल्किल हैलाइड कंपटीशन कब होगा? जब चीज कॉमन होगी। जैसे मान लो तुम लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, तो तभी तो तुम्हारे बीच में कंपटीशन होगा। पता पड़ा तुम नीट की कर रहे हो, तुम बैंक की तैयारी कर रही हो, फिर कहेगा कंपटीशन, है ना। तो यहाँ पे भी कंपटीशन किसके लिए हो रहा है? एल्किल हैलाइड के लिए। ये मेरा है, ये मेरा है, पता चला। तो अल्कोहल भी है, ठीक है, वो तो पहले से एलिमिनेशन का है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको हमेशा आजकल बताना चाहता हूं, जब भी कभी भी आपके एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हमेशा एल्कीन या फिर एल्काइन फॉर्म्ड होगी, यानी या तो बनेगी एल्कीन या बनेगी एल्काइन। 90% एल्कीन ही बनती है। 10% किसी केस में आ गया कि 2 बार एलिमिनेशन हुआ, तो 2 बार एलिमिनेशन होने पे एल्काइन बनेगा। 1 बार एलिमिनेशन होने पे सिर्फ क्या बनता है? एल्कीन बनता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी 2 तरह की होती है ना। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह की होगी बेटा। कौन कौन सी होगी? देखो, एक तो होगी 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन, या उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है? इसको क्या बोल, दूसरी होगी हमारी 1,2 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, या फिर इसी को आप लोग बोलोगे अल्फा बीटा, हाँ, एलिमिनेशन। तो ये क्या बोलोगे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। 2 तरह की आपकी रिएक्शंस होती है। 99% आप यही पढ़ोगे। 1-1 एलिमिनेशन आप सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस में पढ़ते हो। जैसे किन रिएक्शंस में पढ़ोगे आप लोग? रीमर-टीमन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, बस वहां पे पढ़ोगे 1-1 एलिमिनेशन। नहीं तो ज्यादातर आप क्या पढ़ोगे? 1-2 एलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब देखो 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो है वो 2 तरह की होगी। E1 रिएक्शन यानी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और E2 का मतलब एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बोलो बच्चों, ये बात पता चली? अब सबसे पहले हम लोग 1-1 एलिमिनेशन देखते हैं और जरा उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। 1-1 एलिमिनेशन कैसे होगी? देखो, हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में? 1,1 एलिमिनेशन, है ना। 1,1 एलिमिनेशन, इसी को हम प्यार से क्या बोल रहे हैं? अल्फा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन। अब 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन कैसे होगा? देखो, आपका एक कंपाउंड है HC, हम लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में ही ज्यादातर कराते हैं। CH-Cl3 इस क्लोरोफॉर्म में ही ज्यादा कराते हैं। बेसिक मीडियम में कराते हैं, यानी KOH या NaOH यूज करते हैं। और बस OH नेगेटिव क्या करता है? हाइड्रोजन को ले जाता है। दिस द फर्स्ट कार्बन। क्या फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन ले गया? किस फॉर्म में ले गया? H पॉजिटिव की, क्योंकि OH नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या आया? कार्बन पे नेगेटिव, Cl और Cl। अभी ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक क्लोरीन, देखो ये फर्स्ट कार्बन था ना, तो एक क्लोरीन को हटा देगा। यानी एक बार तो क्लोरीन कार्बन से क्या हटा? हाइड्रोजन, और दूसरी बार क्या हटा? क्लोरीन। दैट मीन्स 1-1 हो गया ना, क्योंकि एक ही कार्बन से हटा फर्स्ट कार्बन से ही।
तो 1-1 एलिमिनेशन हो गया और क्या बना Cl और Cl। और देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, 2 बॉन्ड बने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन खाली बैठे। इस कंपाउंड का नाम होता है डाइक्लोरो। हाँ देखो डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन है, और कार्बीन, कार्बीन है ना, डाइक्लोरो कार्बीन। यानी जब भी कार्बन पे क्लोरीन भी हटा दो, अगर कार्बन ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बीन ही बोलेंगे। बोलो पता चल रहा है? हाँ जरा मुझे देख के बता सकते हो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है कार्बीन? इलेक्ट्रॉन लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है? न्यूक्लियस लविंग है। फिर हाँ नहीं इंटरमीडिएट तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है ये मुझे बताना है आपको। कौन है? न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग। क्यों? क्योंकि इसके पास 2, एक लोन पेयर है यानी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? किसी को अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, खुद भिखारी है, तो उसकी देने की औकात है नहीं ना? तो क्या ये लोन पेयर दे पाएगा? क्या बोलेगा भाई मुझे तो दे दो ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। ऐसे थोड़ी भिखारी की जेब में 4 रुपए आ गए तो अमीर हो गया, या लोगों को बांटता फिरेगा। चाय भी नहीं पी पा रहा बेचारा। तुम आ रहे हो कि भैया ये तो दानी है, बाबा बाबा महान है। ऐसा नहीं है, बाबा महान नहीं है, बाबा बेचारे भिखारी है, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो डाइक्लोरो कार्बिन बाबा है, और कार्बिन बाबा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जेई और नीट दोनों में आ चुका है कि डाइक्लोरोकार्बिन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल। पता चला? दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानने थे वहां पर, और उनमें ये भी दिया हुआ था, और हर बच्चे के दिमाग में क्या आया कि ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादातर बच्चों के, और उन्होंने गलती कर दी। न्यूक्लियोफाइल कैसे? इलेक्ट्रोफाइल है भाई। हाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि ऑक्टेट, हाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोलो पता पड़ा? हाँ समझ आया? तो ये क्या थी आपकी 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है? हाँ बोलो, बता दो, कोई बात नहीं, पूछो। अगर H पॉजिटिव निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव होगा। H अगर पॉजिटिव में निकल रहा है, NaCl है, Na पॉजिटिव निकल गया तो Cl क्या बचा? नेगेटिव। तो H पॉजिटिव निकल गया तो कार्बन क्या बचा? नेगेटिव। अब क्लियर है? पक्का? चलो बहुत अच्छे। जो भी क्लियर ना हो इसलिए पूछना मुझसे, है ना? अच्छा यहाँ पे Cl निकला है किसकी फॉर्म में? Cl नेगेटिव की फॉर्म में। दैट मीन्स ये बॉन्ड क्लोरीन के पास आ गया, और क्लोरीन अपना बॉन्ड लेके चला गया। अगर क्लोरीन अपना बॉन्ड लेके चला गया तो मैंने आपको क्या बताया था, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है तो 2 तो क्लोरीन बचे और एक नेगेटिव बचा, और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। पता चल गया? बोलो क्लियर है? चलो इसको मिटाऊं। चलो अब पढ़ते हैं किसके बारे में, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसमें E1 और E2 रिएक्शन पढ़ेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एक तो यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, यानी यहां से रिएक्शन कन्वर्जन बनेगी। दूसरा यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज और जो मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं वो मैं ऐड कर रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन में ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस यूज होते हैं, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस यूज होते हैं। चलो बताओ कौन कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH, KOH। अब ये इनऑर्गेनिक के स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक के स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करूं, अगर मुझे कभी भी CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल गया तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है, यही यूज करने। अगर मुझे मिल गया NaNH2 तो ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट मीन्स मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि इनकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन होती है, इनकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अगर अल्कोहल मिल गया या एल्किल हैलाइड मिल गया तो
समझ आया? हाँ, और मैं तुम्हें दे देता हूं RO नेगेटिव, या ऐसे लिखते CH3O नेगेटिव, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, मैंने लिख दिया CH3 नेगेटिव, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। पता पड़ा? हाँ, मैंने लिखा KOH, लेकिन एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH, तो अगर ये एल्कोहलिक है ना तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जब कल कंपटीशन कराऊंगा ना तो वहां पे सारे पॉइंट बता के क्वेश्चन कराऊंगा, तब इनको अप्लाई भी करेंगे। अभी तो आप बस याद रखो, अप्लाई कल करेंगे इनको, कल काफी कुछ पढ़ना है अपने को, है ना? इसलिए आज E1 E2 दोनों खत्म कर रहे हैं, तय कल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन में कंपेयर करके उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना दे। ठीक है, चलो, तो ये कुछ गिने चुने 3 4 5 स्ट्रॉन्ग बेस है, आप पहचान सकते हो इन्हें। बोलो पहचान लोगे? पक्का? चलो आगे बढ़े। चलो अब मिटाते हैं, और बेटा बात कर रहे हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में, है ना? चलो भैया मिट जाओ जल्दी से। देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में? देखो चालू है। हाँ, तो सेकंड के अंदर हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? E1 रिएक्शन। देखो E1 रिएक्शन। अभी अभी आपको मैंने सिखाया है कि एलिमिनेशन में क्या यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करते हैं। क्या ये सिखाया है अभी? तो चलो स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन में। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरा एग्जांपल है CH3 और यहां पर X, क्योंकि यहां हम एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अल्कोहल के बारे में भी पढ़ेंगे, घबराओ मत, बहुत चीजें पढ़नी है अभी, है ना? हाँ, अब मैं ले रहा हूं एक स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने लिया C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। कैसा बेस है? हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वीक बेस होता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, अगर वीक बेस होता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, है ना? और मुझसे बोला बताओ भैया प्रोडक्ट क्या है, ये बोला गया। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की कुछ बातें जिनको पहले मैं यहां लिख दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन की कुछ बातें, ये तो ज्यादा हो गया उधर गैप, और इधर बनाओ कुछ बातें जो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, सेम SN1 की तरह है ये, एज इट इज, चला? अच्छा बोलो, रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के पावर 1। अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी? 1 होगी। कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स एंड इंटरमीडिएट, हाँ, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। बोलो पता चला? और अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, अभी आगे बताऊंगा। क्लियर है? चलो देखो कैसे हो रहा है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज द स्टेप नंबर 1। दैट मीन्स हुआ क्या? आपका CH3 और X है, और यहां पर जैसे आपने हीट किया तो X क्या करेगा? अपना बॉन्ड लेके बाहर निकल लेगा, यानी माइनस हुआ X नेगेटिव। क्या बना? CH3C पॉजिटिव, CH3 और CH3। बोलो ऐसे लिख सकता हूं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, बस पोजीशन तो बदली है। तो क्या बना? इंटरमीडिएट, हाँ, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो गया है, बन गया है।
दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्लियर है? नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो कार्बोकैटाइन से जो कार्बन जुड़े होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, और अल्फा कार्बन के पास ही कौन होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, क्लियर है? चलो तो अब क्या होगा, देखो CH3C पॉजिटिव, CH3 और CH3। अब इसके पास कौन आया? C2H5O नेगेटिव, और अब ये अल्फा हाइड्रोजन को चुराने आया है, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। देखो किसी के भी एक हाइड्रोजन को चुरा लेगा, ऐसे लिख दूं, जैसे ये H को नेगेटिव है तो H पॉजिटिव लेके जाएगा, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, बोलो यही बना। दैट मीन्स क्या बन गया बच्चों? एल्कीन बन गया। जबकि अगर यहां पर वीक बेस होता तो वो क्या करता? अटैक करता पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव पे जुड़ जाता। पता चला? जो किस में होता था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता था। तो यही क्या है? इवन रिएक्शन है। क्लियर हुआ? चलो अभी तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, कई चीजें बची हैं, है ना? हाँ, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। देखो जरा मुझे बताओ, क्या अगर मैं बोलूं कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन के लिए जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? इंटरमीडिएट, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ऑफ इंटरमीडिएट, यहां लिख दूं, ऑफ इंटरमीडिएट, हाँ, कार्बोकैटायन। तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? इवन रिएक्शन की, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सेम यही कहानी कहां हो रही थी? SN1 में। देखो एज इट इज वैसी है ना, बस वहां पे वीक बेस यूज था और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज है। बोलो क्लियर है? बोलो कर लोगे? चलो अब देखो, फिर तो एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी मैंने अगर क्वेश्चन दिया, इसको थोड़ा सा यहां बना लो, थोड़ी जगह हो जाएगी अपने पास। और मैंने बोला क्वेश्चन है मेरा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, फॉलोइंग in increasing order, in increasing order of their reactivity, reactivity towards SN1, सॉरी SN1 थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, towards बोलो, हाँ, इवन रिएक्शन। और अब फिर से आपको ऑप्शन दे दिए, CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH, CH3 और X, और CH3C, CH3, CH3 और X, दिख रहे? अब बोलो अगर इससे X हटाए तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन? 3, इससे और ये मिथाइल कार्बोकैटायन है ना। तो जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव कौन? थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। पता पड़ा? तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब यहां पे हम लोग एरोमेटिक या रेजोनेंस नहीं देखते हैं, अगर यहां रेजोनेंस देख लिया तो काम खराब हो जाएगा। क्यों? लो देखो क्यों। मैंने बोला कि बताओ CH3 CH, ऐसे लिखता हूं, इसको मिटा दूं, ऐसे लिखते हैं। देखो मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X, दिख रहा है? तो अब ये क्या है? एलाइलिक। अगर X हटा तो या पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव सिंगल डबल, बोलो रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है? हाँ। लेकिन अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस आया, जैसे मैंने बोला CH3 नेगेटिव, तो अल्फा कार्बन कौन सा? ये पहले तो अनसैचुरेटेड से हटाएगा, अनसैचुरेटेड से अल्फा हाइड्रोजन हटता ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, हटा दिया तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। कैसी एल्कीन?
क्यूमुलेटेड एल्कीन, दुनिया की सबसे ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन, दुनिया की सबसे ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन। दैट मीन्स भाई अब यहां पे हम रेजोनेंस वाले उससे नहीं करेंगे, दिमाग पे जोर डालना है अब, ठीक है। चलो डाल लोगे जोर, चलो डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, है ना। कैसी एल्कीन है ये, क्यूमुलेटेड, हाँ क्यूमुलेटेड एल्कीन, है ना, हाईली, हाँ हाईली अनस्टेबल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, यानी हम यहाँ पे रेजोनेंस वालों की स्टेबिलिटी को ध्यान नहीं रखेंगे। किसमें ध्यान रखेंगे, SN1 में। क्लियर है, चलो यहां तक कोई डाउट। अब यहां पे भी ग्राफ बनाए, यहां पे भी ग्राफ बनाए, है ना। चलो यहां पे भी हम लोग इवन रिएक्शन के लिए बिठा दो ना, इवन रिएक्शन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इवन रिएक्शन, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इवन रिएक्शन, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ या फॉर इवन रिएक्शन। चलो देखो, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो फिर से यहां पर इधर तो होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और यहां पर देखो, यहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं इवन रिएक्शन के लिए, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट फॉर एल्काइल हैलाइड। देखो बच्चों ध्यान से देखना, फॉर एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं अपन लोग। एल्काइल हैलाइड में 2 ही स्टेप होती है, लेकिन अगर अल्कोहल बोल दिया ना मैंने, वहां 3 स्टेप हो जाएंगी। यानी एल्काइल हैलाइड के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये जाएगा ऐसे, और फिर एक पीक और फिर ऐसे, और ये क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट मीन स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ। और देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अब की बार कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, दिख रहा है, क्योंकि कैसा बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस था, उसकी वजह से रिएक्शन जो है अब प्रोडक्ट इतना ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा था। तो देखो ये पीक पहचान पा रहे हो, पक्का। चलो 2 स्टेप हुई, लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर फॉर, इसको मिटा दूं, बात करें अगर अपन लोग यहीं पर फॉर एल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए अब अल्कोहल में 3 स्टेप होती है बेटा, ठीक है। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, है ना, फिर एलिमिनेशन होगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा, है ना, इस तरह से 3 स्टेप होती है। तो अगर मैं बात करूं फॉर बी यानी सेकंड, फॉर अल्कोहल, अगर अल्कोहल की बात करें तो फिर से ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, फिर से यहां पे क्या लिखोगे, एनर्जी या एंथैल्पी, है ना, हाँ वहां पे लिख लेना, मैंने लिखी नहीं है तो क्या हुआ, तुम समझ तो गए। यहां पे क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रही है, बस, है ना, हाँ और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ कहीं टेंशन ले लो। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये रहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, यानी 3 पीक बनेंगी, और पहली पीक फिर से क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यहां पर दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बोलो समझ आया, किसी को कोई डाउट। इसका मतलब ये तो पता पड़ गया इवन रिएक्शन और SN1 रिएक्शन सेम है। अगर सेम है तो मैं बोलूँ, अगर आपको क्वेश्चन है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर का, रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलूं, और मैंने बोल दिया CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो बोलो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, CH3I, क्योंकि I क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। लेकिन यार हम CH3 नहीं लिखते हैं, क्योंकि मिथाइल हैलाइड तो हमेशा SN2 रिएक्शन ही कराएगा, और एक कार्बन की एल्कीन तो होती ही नहीं है, तो मैं इसको CH3 की जगह C2H5 लिख देता हूं,
है ना, C2H5, ताकि किसी के मन में कोई डाउट आए तो वो यहीं पे क्लियर हो जाए। C2H5 है ना, ठीक है, बोलो क्लियर है। कौन ज्यादा रिएक्टिव? C2H5। क्यों? आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि आई नेगेटिव क्या होता है? मोर स्टेबल। F नेगेटिव इज अ बैड लिविंग ग्रुप, क्योंकि हाईली अनस्टेबल। बोलो क्लियर है। तो ये थी आपकी E1 की कहानी। अब आओ एक कहानी और सुनाता हूं, जो किसकी कहानी है? E2 की कहानी है ना। तो अब E2 में एंटी एडिशन होता है, E2 में एंटी एडिशन होता है। तो बस तुम्हें इतना बता दिया मैंने, तो ज्यादा डिटेल में नहीं खींचूंगा, नहीं तो तुम ज्यादा परेशान हो जाओगे, है ना। चलो इसको मिटाऊं। देखो, एंटी एडिशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो वहां पे एंटी एडिशन अपने को पहचानना है ना। तो चलो देखो, E2 में होगा एंटी एडिशन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ए था ये, हाँ, तो बी कर देते हैं ना। कितना ए पढ़ोगे, है ना, बी कर देते हैं। देखो बी, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा के ऐसे, बी एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और यहां पे E1 की जगह E2 रिएक्शन। तो अब पढ़ते हैं किसको? E2 रिएक्शन को। अब E2 रिएक्शन भी सेम किसकी तरह है? SN2 की तरह है ना। यानी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? यहां लिखूं क्या कोने में? कोने में लिख दूं क्या? चलो, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? वो सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बोलो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, यानी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के साथ साथ रिएजेंट के भी, है ना। सबस्ट्रेट के साथ साथ रिएजेंट के भी। ऑर्डर क्या होगा? ओ सॉरी, मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? हाँ, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। अगर मैं बोलूं आपसे कि कितनी स्टेप होगा? सिंगल स्टेप प्रोसेस एंड हाँ, एक ट्रांजिशन, हाँ, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, यानी यहां पे भी क्या हो रहा है भैया? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। पता चला? देखो कैसे, एग्जांपल ले, ब्लू से ले, कौन सा कलर से बोलो? ब्लैक से लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया CH3, और यहां पे ले लेते हैं CH3H और X। एल्काइल हैलाइड आया। अब एल्काइल हैलाइड जैसे ही आया, इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस आया C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बोला बताओ क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, है ना। तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म देखो, क्या एल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है और साथ वाले बीटा। तो अब तक आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। एल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन क्या होता है? अल्फा। उससे कौन निकलता है? हेलोजन निकलता है। और जो अल्फा जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा, और उससे कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। बोलो पता है? तो देखो कंफ्यूज मत हो ना, कार्बोकैटायन में अलग था, एल्काइल हैलाइड में अलग है। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कार्बोकैटायन से जो कार्बन जुड़ा था वो अल्फा था, अब आप यहां बोल रहे हो हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो अल्फा है। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी एल्काइल हैलाइड दिखता है अल्फा बीटा लगाओ और एलिमिनेशन कराओ, इतना ही करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने बोला CH3 और X। अब होता क्या है, जब C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव आता है तो C2H5O नेगेटिव क्या करेगा? किसी भी एक बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यानी इस पे अटैक करेगा। जैसे ही इसने बीटा पे अटैक किया ना, वैसे ही ये जो CH2 था और यहां पर CH और यहां CH3, जैसे ही इसने बीटा पे अटैक किया तो ये जो बॉन्ड है ये टूटने लग गया।
ये जो हेलोजन का बॉन्ड था ये भी क्या होने लगा, ब्रेक होने लगा, यानी यहां पर H और यहां पर ये देखो ब्लू वाला O नेगेटिव C2H5, ये बॉन्ड फॉर्म होने लगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहां हुआ, साथ में यहां पे भी एक बॉन्ड क्या होने लगा, फॉर्म होने लग गया। दिख रहा है? तो ये रेड वाले क्या है, बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है। तो देखो दो बॉन्ड बन रहे हैं और दो बॉन्ड टूट रहे हैं, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और उससे कौन जुड़ा हुआ है, देखो अब भी कौन बन गया, एल्कीन बन गया। कौन बन गया, एल्कीन। और ये कैसी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें बॉन्ड ब्रेकडाउन और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। बोलो वही होती है। चलो, क्या यहां तक कोई डाउट है? चलो, अब अगर मैं आपसे बोलूं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स E2 रिएक्शन, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे स्टेरिक इंट्रेंस नहीं लगता। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन तो चुराना है, कहीं से भी चुरा सकता है ना, कहीं अटैक थोड़ी करना है अलग से आके, जो पड़ोस का कार्बन उससे अल्फा हाइड्रोजन चुराना है। तो यहाँ पे सेम SN2 की तरह है, हाँ बीटा हाइड्रोजन है ना, सॉरी बीटा हाइड्रोजन चुराना है, कोई बात नहीं, बीटा हाइड्रोजन चुराना है, कहीं से भी चुरा सकता है, पता चल रहा है। तो यहाँ पर स्टेरिक इंट्रेंस नहीं लगता। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E2 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, फिर किसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन, यानी जिसकी एल्कीन ज्यादा स्टेबल वो क्या देगा, ज्यादा E2 रिएक्शन देगा। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मेरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर reactivity towards E2 रिएक्शन। और मुझे क्वेश्चन एग्जांपल दे दिया CH3 CH2 Cl, दूसरा दे दिया CH3 Cl, तीसरा दे दिया CH3C CH3 और Cl। तो अब क्या करोगे, जिससे क्लोरीन जुड़ा है वो अल्फा, उसके पड़ोस का बीटा, जिससे क्लोरीन जुड़ा है वो अल्फा और उसके पड़ोस वाले दोनों, जिससे क्लोरीन जुड़ा है वो अल्फा और उसके पड़ोस वाले दोनों, तो ये अल्फा और ये दोनों तीनों बीटा। तो आप तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराओ, यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन, और क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से इससे हटा दूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, यहां से हटा दे, देखो CH3C डबल बॉन्ड CH3 और CH2 और CH3। बोलो दिख गए, क्या आपको तीनों एल्कीन दिख रही हैं? अब जरा बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल टुवर्ड्स E2 रिएक्शन होती है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन, और मुझे बताओ फटाफट से स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन जो होती है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। याद आया, हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ी थी ना, हाँ, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ अल्फा, हाँ अल्फा हाइड्रोजन। तो चलो गिनो भैया हाइड्रोजन, बोलो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे एल्कीन में, 0 4, अल्फा कार्बन है, जब अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, अल्फा कार्बन कौन होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है। अब बोलो कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, हाँ, और यहां पर ये अल्फा और ये अल्फा, तो बोलो कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन,
6 दिख रहा है। इसका मतलब कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, थर्ड, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। दैट मींस रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड चाहे E1 रिएक्शन हो चाहे E2 रिएक्शन हो, दोनों सेम होती है। क्या होती है दोनों? सेम होती है। सेम। अगर ऐसी एक और क्वेश्चन अगर मैं यहां बोल दूं, है ना, देखो मैंने बोल दिया C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I, बोलो कौन E2 ज्यादा देगा? सेम वही, सेम E1 वाली सारी चीजें। पता चला? बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब अब अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और E1 में भी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर मैं SN2 की बात करूं तो वह रिएक्टिविटी डिपेंड करती थी किसके ऊपर? स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन E2 में किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन के। दैट मींस E1 E2 दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन कराओ होगा एलिमिनेशन, और बनाओगे हमेशा कौन सी एल्कीन? स्टेबल एल्कीन। पता चला? बोलो क्लियर है? देखो यहां पे एक क्वेश्चन दूं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको जरा ध्यान से देखो। कल कंपटीशन में वो क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, लेकिन वहां से मुझे आपको दो चीज सिखानी है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। देखो क्या क्वेश्चन है मेरा, इसको मिटा दे। चलो देखो, वो चीज सिखानी है मुझे आपको, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो चीज दे रहा हूं। कल भी आएगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज ही सिखा दूं यार, मुझे जल्दी थोड़ी ज्यादा रहती है ना। हाँ ऑर्गेनिक है ना, हाँ तो उसमें मुझे जल्दी ज्यादा रहती है ना। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है CH3CH और CHX और CH3 दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे आपको दिया CH3O नेगेटिव, दिख रहा है। एक और दे दूं, मैंने आपको दिया CH3 और O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और मैंने बोला बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब भी आपको एल्कीन मिलती है, जब भी आपको बच्चों एल्किल हैलाइड मिलेगा, एल्कीन बोल दिया क्या मैंने? हाँ, जब भी आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा और आपको मिल जाएगा साथ में स्ट्रॉन्ग बेस। पहचानो कैसा बेस है, पहचान पा रहे हो? अभी लिखवाया था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिला है तो आप क्या करोगे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अब दोनों जगह से बना के देखो, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। अच्छा अगर यहां से हटाते तो क्या बनता? CH3 डबल बॉन्ड CH2 दोनों। बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा और अल्फा बोलो कितने? 9। यहां बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा कितना है? बस एक है। बोलो कौन होगा मेजर प्रोडक्ट? जो मोर स्टेबल एल्कीन है वही तो होगा। मेजर कौन होता है? जो मोर स्टेबल एल्कीन है। तो दिस इज द मेजर साहब एंड दिस इज माइनर साहब। बन गए दोनों? बोलो पहचान पाओगे, है ना? कैसा बेस था? स्ट्रॉन्ग बेस था। अच्छा देखो यहां पे भी सेम वही चीज होगी, यानी यहां पे भी सेम एज इट इज CH3C डबल बॉन्ड CH3CH और CH3, और यहां पे भी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है। लेकिन यहां पे मेजर कौन होगा? ये होगा, और ये होगा माइनर। जबकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो अभी इसमें ही ज्यादा है, तब ये हो गया माइनर। क्यों माइनर हुआ? क्योंकि जो बेस है ना वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड। हिंडर्ड मतलब गिरा हुआ, तो स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है। ये तो छोटा सा था, छोटा चोर। छोटे चोर मतलब छोटे साइज का चोर, कहीं पे भी घुस जा रहा है, खिड़की से घुस जा रहा है ना? पता पड़ा ये जो रेलिंग्स लगी हुई है इनमें से निकल के आ गया, छोटा चोर है ना, छोटा चोर है। तो यहां से भी हाइड्रोजन चुरा सकता है, यहां से भी। लेकिन ये कैसा चोर है? ये बड़ा चोर है। अब बड़ा चोर अगर हाइड्रोजन चुराने यहां गया तो कोने में से तो आराम से चुरा लेगा, कोने में से तो।
लेकिन जब यहां से चुराने गया, यानी जब यहां से चुराने गया तो देखा अरे बॉडीगार्ड बैठे, क्या चुराने देंगे, है ना, बॉडीगार्ड क्या वॉचमैन बैठा है, चुराने देगा, नहीं चुराने देगा ना। हाँ, वो प्रोडक्ट जो स्ट्रॉन्ग हिंडेड बेस की वजह से बन रहा है, दैट मीन्स ये मेजर बन रहा है। अच्छा हाँ, ये माइनर बन रहा है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, मेजर होना चाहिए था। तो ऐसा प्रोडक्ट जो होना माइनर चाहिए था लेकिन वो मेजर बन गया, ऐसा प्रोडक्ट जो होना क्या चाहिए था, माइनर, लेकिन बन क्या गया, मेजर। सा सिपाही बनने के लायक नहीं थे, बोले मेजर बन गए। तो देखो ये क्या है, मेजर। अब ऐसे प्रोडक्ट जो हमें देखने में लग रहे हैं कि माइनर है लेकिन रियल में मेजर है, उनको बोलते हैं हॉफमैन। हॉफमैन आधा इंसान, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। यानी हॉफमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, हॉफमैन ने बोला लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, जो कम स्टेबल, इसका अल्फा हाइड्रोजन कम हो। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन कम हो। तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। बोलो समझ आ रहा है ना। किसने बोला, हॉफमैन, आधे इंसान ने, है ना। कब, हिंडर्ड। तो देखो गलत है क्या इनकी बात, सही बात है ना। पहले लोग क्या बोलते थे, भैया जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना वही मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन बोले नहीं, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड दे दिया ना तो नाचते फिरोगे, है ना। हाँ, और यहां पर ये वाला जो है इसको बोलते हैं हाँ सेडजेफ या फिर सेडजेफ या फिर जेड सेफ प्रोडक्ट, है ना। तो ये कैसा प्रोडक्ट है, ये वाला है बेटा, ये वाला, उसको मत समझ लेना कि उसके नीचे लिखा हुआ है सेडजेफ प्रोडक्ट। यानी सेडजेफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था मोर सब्स्टिट्यूटेड, हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो बात तो इनकी भी सही है, लेकिन इन्होंने हिंडर्ड के बारे में कुछ देखा ही नहीं था। उसके बारे में किसने देखा, आधे इंसान ने, हॉफमैन ने। पता पड़ा, पहचान लोगे। बोलो यहां तक कोई समस्या, कोई आपत्ति। क्या आपको पता पड़ गया हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है और सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है। क्या आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता है। अब आपको दो चीजें पता पड़ गई, हॉफमैन प्रोडक्ट और सेडजेफ प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि कल आएंगी ये, दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। हाँ, ये बोला तो फिर से बता दो, या बता दिया नहीं यार तो पूछ लो, नहीं यार तो पूछ लो, चलो कल फिर बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो जरूरत पड़ेगी फिर बता दूंगा। आगे बढ़े, क्या बचा, एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसके बाद SN वो E1 E2 खत्म। तो इसको मिटा दें क्या जरा। चलो बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर E2 रिएक्शन। चलो तो देखते हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर E2 रिएक्शन, पकड़ी गई, यही बात करती है, हाँ यही बात करती है, पकड़ी गई, यही बात कर रही है, यही पकड़ी गई अभी, है ना। चलो देखो E2 रिएक्शन के लिए यहां पर एंथैल्पी बोलो हाँ या ना, और यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पे सबस्ट्रेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ग्राफ कैसा बना, एक पीक। ये एल्किल हैलाइड के लिए तो एक पीक है, और एल्किल हैलाइड के लिए तो एक पीक, और अल्कोहल है तो अच्छा, अब R लिख दिया, कोई बात नहीं यार, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक, सही है,
तो एल्किल हैलाइड के लिए तो एक पीक, और अल्कोहल है तो उसके लिए एक ही पीक होगी, एक ही होगी। ट्रांजिशन स्टेट तो एक ही होती है भाई, ट्रांजिशन स्टेट तो एक ही होती है ना भाई। तो अगर E2 रिएक्शन है और एनर्जी लेवल डायग्राम है तो एक ही पीक होगी E2 में, है ना, चाहे अल्कोहल हो चाहे एल्किल हैलाइड हो। बोलो क्लियर है? चलो तो देखो सुनो, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ ली, E1 E2 रिएक्शन पढ़ ली, कल इनके बीच में कंपटीशन पढ़ेंगे। उसके बाद कंपटीशन पढ़ने के बाद यानी कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत शानदार जानदार, है ना, शानदार जानदार दोनों होने वाला है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डिहाइड्रेशन और कई चीजें पढ़नी है। और अब ये खत्म हो गया है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको कराऊंगा नेम रिएक्शन और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वहां से होगी असली ऑर्गेनिक अब स्टार्ट। ये तो चली रही थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वहां पे मेन पार्ट आएगा, यानी अब वहां से कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको डबल मजा आएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, चलो आप लोग नोट कर सकते हो।